सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज ये है कि तेल की ये 7.5 कहां तक जाएगी। 7.5 इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल दोनों करीब 7.5 रुपए महंगे हो चुके हैं। 11 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम में 7 रुपए 53 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ, डीजल भी 3 रुपए महंगा हुआ। 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ। फिर 23 मई आई, फिर दाम बढ़ गए, पेट्रोल 91 पैसे महंगा हो गया, डीजल 87 पैसे महंगा हो गया। और उसके बाद 25 मई को फिर दाम बढ़ गए, पेट्रोल 2 रुपए 71 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गई। तो कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल करीब 7.5 रुपए महंगा हो गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाती ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे और ये बढ़त होती ही जाएगी। समाजवादी पार्टी ने बकायदा स्लोगन लिखते हुए सरकार का विरोध किया। पार्टी बोली, नहीं थम रहा भाजपाई महंगाई का वार, जनता का जीना हुआ दुश्वार। अमृतकाल बोलकर भाजपा महंगाई काल ले आई है। अब तृणमूल कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया। बीजेपी सरकार ने एक बार फिर झूठे वादों से जनता को धोखा देने का उदाहरण पेश किया है। उधर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिया कि तेल के दाम फिर बढ़ गए, हम फिर भी रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले रहे हैं। मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है, उन्होंने सवाल किया। लेकिन तेल के इस खेल के बीच बीजेपी एक अलग ही आरोप लगा रही है। पार्टी ने 2 बड़े बयान दिए आज। पहले बयान में कहा कि यह समय वैश्विक संकट का है, कई देश कमजोर हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। उधर पार्टी का दूसरा बयान राहुल गांधी के खिलाफ आया। बीजेपी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का भस्मासुर और ज्योतिष बोल दिया। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में कहा था कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस बीच से देश के 140 करोड़ नागरिकों को कौन सी राहत मिल जाएगी? अगर इस संकट काल में देश वाकई मजबूत हो रहा है तो देश का आम नागरिक तेल की कीमतों के आगे खुद को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? और आज जो सवाल लेकर आ रही हूं, तेल के दाम कब तक बढ़ते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जोर का झटका क्या धीरे धीरे दे रही है सरकार? संकट ग्लोबल है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है देश में? भाजपा महंगाई बोलकर बच जाएगा विपक्ष क्या? और इसी के साथ सवाल यह भी कि वैश्विक संकट की ढाल का सहारा कब तक लिया जाएगा? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ निगत अब्बास जी जुड़ रही हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के, और फराज किदवई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जो एक वैश्विक संकट है, सरकार कह रही है वैश्विक संकट है, हम तो तब भी बहुत कम बढ़ा रहे हैं, बाकी देशों का हाल देखिए कहां कहां पहुंच गया है पेट्रोल डीजल का दाम। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो गलत है क्या? देखिए, है तो संकट वैश्विक, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर बार बार भाजपाई महंगाई ये सब कहने की क्या जरूरत? जी सुचेता जी, तो मैं ये कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल पंप्स पर महामानव मोदी जी की 240 मेगापिक्सल वाली वो चमचमाती हुई तस्वीर नजर नहीं आ रही। और कैसे नजर आ जाए, पिछले 10 दिनों में करीब 8 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई इतनी हो गई है कि शक्ल दिखाने के लायक ही नहीं बचे। टाइमिंग ना सुचेता जी, टाइमिंग की बात हो रही है। टाइमिंग ऐसी कि अभी थोड़े दिन पहले तक चुनाव था, चुनाव तक सब बढ़िया था, महंगाई स्विट्जरलैंड घूमने गई हुई थी और जो अमृतकाल है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण कमलों में चरण वंदना कर रहा था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे वैसे ही महंगाई बढ़ गई। दूध पर 3% दाम बढ़ गए हैं, दाल पर 15% दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों पर 10 से 25% दामों में बढ़ोतरी है, कुकिंग ऑयल पर 12% और आटा और चावल पर 12.5% दाम बढ़े। मतलब वही ना, मोदी जी के राज में सुबह की चाय महंगी, दिन में दाल महंगी और शाम को होते होते बस टीवी पर मुफ्त मिल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पीआर। अब वही वाली बात है कि ऐसा क्योंकि चुनाव होते ही, चुनाव खत्म होते ही ये सारी महंगाई शुरू हो गई? क्योंकि बात तो साफ है कि ऐसा लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे दूर होने लगता है कि विधानसभा चुनाव आने में टाइम है, तब तक धुआंधार ये लोग महंगाई करते रहते हैं, बढ़ाते रहे। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ जाते तब वैसे वैसे ये 50 पैसे पेट्रोल और डीजल पर जो पैसे हैं वो सस्ते कर देते। और इनकी जो अंधभक्तों की दरबारी टोली है, वो दरबारी टोली मोदी है तो मुमकिन है का नारा बजाती रहती है।
बात यह है कि जब महंगाई हो रही है ना देश में, तब एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट सड़क पर डिग्री लेकर हाथ में घूम रहा है। 67% जो बेरोजगारी है ना वो युवा ग्रेजुएट्स हैं। जो हर 7वां जो भारत में युवा है ना वो बेरोजगार है। और जो बच्चे आगे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं उनका नीट का पेपर ही लीक करा देते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के नेता। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है और वैसे ही जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ती जा रही है। आज सरकार चुप बैठी है, लगातार इकोनॉमी घटती जा रही है। जो लोग हैं, जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो निवेश निकाल रहे हैं। मोदी सरकार के नेता ने नीट का पेपर लीक करा दिया, ये मत बोलिए। आप ये कहिए कि उनके काल में नीट का पेपर लीक हो गया, पर ये मत कहिए कि पेपर लीक करा दिया नेता ने। ये अलग ही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये सही तथ्य नहीं है, तथ्य सही नहीं, मैं उसको सिर्फ करेक्ट कर रही हूँ। आप ये जरूर कह सकते हैं इनके काल में हुआ है नीट पेपर लीक, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। नेता पकड़े गए हैं, उनके नेता पकड़े गए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जरा एक बार विजय जी के पास जा रही हूँ। विजय जी को मेरी आवाज आ रही क्या? मोदी जी की सरकार के विजय जी तक मेरी आवाज क्यों कराइए? ठीक है, आप जो देखिए निगा जी, जो बात आप कह रही हैं, मैं एक बार जरा ये बोलूं, क्योंकि आपके नेता ने कहा मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को, अब आपने जो जिस नीट की बात करी वो बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे, ये बात आपके नेता कह रहे थे। अनंत जी देखिए क्या है, कई बार आवाज भी पहुंच नहीं पाती है, आपने देखिए आवाज पकड़ ली है एकदम हमारी। अब जरा ये बताइए कि इस महंगाई की नब्ज पकड़ पाए हैं कुछ आप? क्या लग रहा है आपको, ये क्या पर्सनल एजेंडा है इनका? जो बात मैंने सराज जी से पूछी, ये पर्सनल एजेंडा है। देखिए मैं खुद जान रही हूं, हम सब इसकी चपेट में हैं, लेकिन ये कहना कि ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। सुचेता जी नमस्ते। नमस्ते। एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूं जी। आजकल हमारे देश में आई है एक नई बीमारी, पहले पेट्रोल डीजल तो कल है गैस की बारी। हाय आम आदमी पिसता ही जाए, हाय सिलेंडर कहर बरसाए, खाना पीना कोई कैसे बनाए, घर में चूल्हा जल ही न पाए। वोट मांगते समय जो खाई थी कसमें, वो सारी निकली झूठी, ये महंगाई ले डूबी ले डूबी ले डूबी। सुचेता जी महंगाई है, महंगाई ज़मीन पर है, क्योंकि महंगाई किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, नौजवान के लिए है, गृहस्थ के लिए है, हमारी बहनों के लिए है। महंगाई नहीं है तो बड़े बड़े अमीरों के लिए नहीं है, बड़े बड़े रईस जादों के लिए नहीं है, उद्योगपतियों के लिए नहीं है। लेकिन ज़मीन पर जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये महीने है, जो आज भी 80 करोड़ की संख्या में इस देश में 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके जीवन पर असर पड़ना अब शुरू हो गया है। हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये युद्ध रुक जाए, ये ईरान और अमेरिका का जो ईगो की लड़ाई है ये बंद हो जाए। और हमें उम्मीद है, जिस प्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, हमें लग रहा है मार्को जी की वो कुछ सकारात्मक बात करवा रहे होंगे और ये युद्ध रुक भी जाएगा। लेकिन अगर 2-4-6 महीने युद्ध और चले और हार्मोज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुला और तेल और डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत हुई तो ये और बढ़ेगी। तो ये जो 2026 है, अभी ये त्योहारों का, हर साल हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, अभी होली गई, अभी दिवाली आएगी, बहुत कुछ है। तो पैसे लोगों को चाहिए और पैसे तभी लोगों के जेब में आएंगे जब महंगाई कम होगी, जब युद्ध रुकेगा और दुनिया से हमारा संपर्क अच्छा होगा, मैं आपसे हमारा आयात निर्यात सुलभ होगा। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा एक सवाल, उस सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। ये एक परिस्थिति है, इसकी चपेट में हम सब हैं, दुबे जी भी हैं, मैं भी हूँ, त्रिपाठी जी भी हैं, निगत जी भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये क्या ये समस्या एक पार्टी की खड़ी की हुई है या फिर उनके पर्सनल एजेंडा की है? देखिए हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी यार। हाँ दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? 10 सेकंड, बोलिए, 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड मैं अपनी बात खत्म। यस। हमारा क्या है सुचेता जी कि हम सरकार के कोई दुश्मन नहीं है। हाँ। हम जानते हैं कि संकट हमने पैदा भी नहीं किया है, लेकिन जब 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ दोनों देशों के बीच में, तो हमने महीने 2 महीने खराब कर दिए। पता नहीं वो क्यों खराब कर दिए, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हमने विकल्प के तौर पर कुछ तैयारियां अगर की होती तो थोड़ा सा संकट कम होता। मान लीजिए कि युद्ध 10 साल और चल जाए तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं, हम हाथ पैर मारेंगे। हमें इस संकट से निकलना है, इस तूफान से बचना है। वो तैयारी जो सरकार आज शुरू कर रही है वो 2 महीना पहले कर सकती थी।
अच्छा, ये आपने बड़ी बात कही। मुझे आपकी हाथ पैर मारने वाली बात बिल्कुल सटीक लगती है और मुझे लगता है कि हम भारतीय है भी जुझारू, हम किसी भी परिस्थिति के आगे सरेंडर नहीं करते हैं और इसीलिए हम जिस तरह से आपने कहा कि हाथ पैर मारकर और जिस तरह की पहले भी तैयारियां हमने की है, पहली बार नहीं है, लेकिन क्या ये तैयारी कम है? हर्षवर्धन जी, जब बार बार सरकार कहती रही कि भाई 4 साल तक तो पैसे नहीं बढ़ाए, तो इसीलिए क्या आप 11 दिन में 4 बार बढ़ा देंगे? नहीं सुचेता जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि तैयारी कम है या ज्यादा, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हैं तो फिर हमें दुनिया की एक पैरेलल तस्वीर खींचनी होगी। ये नहीं हो सकता है कि हम बाहरी कारकों पर चर्चा करें। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के किसी निर्णय की वजह से ये मुश्किल आई है? इसका जवाब है नहीं। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने जो मुश्किल का दौर था उसमें भी भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बनाए रखी? उसका जवाब है हाँ। क्या प्रबंधन में किसी तरह की कोई कमी हुई, नए सोर्स नहीं जुटाए दिए गए? तो उसका भी जवाब है कि सोर्स जुटाए गए। जो 2 दर्जन देशों से आते थे, हम करीब 41 देशों से अब हम कच्चा तेल मंगाते हैं। अभी भी रशिया से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। हमारा जो 23 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात है वो रशिया से है, बावजूद इसके कि अमेरिका बीच बीच में धमकियां देता रहता है कि हम सैंक्शन लगाएंगे या क्या कुछ करेंगे। अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के मुंह पर ये बात कही कि हम अपना जो हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो भारत की जनता के साथ। सही बात। लेकिन अब जो है ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए और या मैं कहूं कि सरकार को एक सुझाव है। चूंकि तेल कंपनियां अभी घाटे में चल रही, एक समय में उन्होंने मुनाफा भी कमाया, क्या ये सरकार को अब करने का समय नहीं है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, अब सरकार एक असेसमेंट करे, एक एनालिटिकल असेसमेंट इसका करे कि मान लीजिए कि अगले 3 महीने तक हालात यही रहने वाले और तेल कंपनियां जो घाटा उठा रही हैं, क्या वो 3 महीने तक सस्टेन कर सकती हैं? और उस 3 महीने के बाद हम एक फिर से निर्णय लेंगे, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कहें तो घाटा हो रहा है, लेकिन पहले तेल कंपनियों को मुनाफा भी हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जरूरत भर की एक कहें कि मैकेनिज्म तैयार करके आप कहें पेट्रोल डीजल, क्योंकि हम आप तो साधन संपन्न है सुचेता जी। इस स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं, जिनके घर में एसी चलता है, जो कार से घूमते हैं, वो सब साधन संपन्न है। लेकिन वो जो रोज कमाने के लिए जा रहा है, जिसके ऊपर इन जो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 4 बार में लगभग 7.5 रुपए बढ़ी हैं, उनके ऊपर जो असर पड़ेगा वो उनको मुश्किल करेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने अभी तक का जो प्रबंधन किया है वो शानदार किया है। उनको एक एनालिटिकल असेसमेंट करना चाहिए कि अगले 3 महीने में ये हालात रहने वाले हैं, तो हम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए, मैं हर्षवर्धन जी एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ। विजय जी जुड़ने वाले हैं, मुझे लग रहा है विजय जी हमारी आवाज अगर आ रही हो, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब सरकार कहती है 1000 करोड़ का नुकसान हमें तेल कंपनियों को प्रतिदिन हो रहा है, अब 1000 करोड़ में से 400 करोड़ की कमी आई, यानी कि अभी भी 600 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 7.5 रुपए बढ़ा दिए तो अभी तो 400 करोड़ की भरपाई कर पा रहे हैं, तो अभी 600 करोड़ तो अभी भी हो रहा है रोज। तो क्या उसके लिए अभी इससे ज्यादा बढ़ाएंगे? लोगों को ये दिमाग में टेंशन हो गई है भाई। लोग तो सोच ही रहे हैं ना कि भाई अभी ये कहां तक जाएगा, ये 7.5 रुपए अब 20 तो नहीं हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक सवाल है। हाँ। और यहीं पर सरकार की, चूंकि हम ये आपात स्थिति है ना, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, उसमें सरकार की भूमिका होती है। तेल कंपनियां भी सरकार की हैं। एक समय में सरकार सब्सिडी और अंडर रिकवरी पर ही पूरा देश चलाती थी। तेल कंपनियां जो यूपीए के सरकार में कहते हैं कि बड़ा सस्ता हम सिलेंडर देते, तो वो सस्ता नहीं होता, ठीक है, उसको भारत सरकार अंडर रिकवरी के जरिए पूरा करती थी, क्योंकि कंपनियां, तेल कंपनियां सरकारी, वो ऑटोनोमस हैं, स्वायत्त हैं। लेकिन इस वक्त सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या वो जो 600 करोड़ रुपया प्रतिदिन का घाटा अभी हो रहा है, हाँ, उसको हम कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? तो फिर भी कब तक आप ये कहेंगे कि देखिए 4 साल तक तो नहीं बढ़ाया था, अब अगर थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो वैश्विक परिस्थिति है। भाई लोगों की जेब पे तो सीधी मार है। विजय जी। जी सुचरिता जी, ऐसा नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार में भी कई बार इन्होंने पैसे और इसी तरह से बढ़ाए। तो हमने तो हर संभव प्रयास किया है कि जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ ना पड़े। आपने देखा होगा 10 रुपये और 3 रुपये किस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की। आप 2021 में देख लीजिए, 2018 में देख लीजिए, 2024 में देख लीजिए,
हमने किस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता के ऊपर वजन कम किया था ताकि जनता के ऊपर वजन कम हो जाए। तो ये कहना गलत है, लेकिन जनता ये देख रही है, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो जनता की भलाई के लिए करती है, कभी इस तरह का कार्य नहीं करती जो जनता की भलाई में ना हो, देश की भलाई में ना हो, देश में ना हो। मैं आपकी बात से आप सही कह रहे होंगे, लेकिन इस समय अभी आप ये बोलेंगे तो लोग यही बोलेंगे ना, भाई अभी तो 7.5 बढ़ा दिए हैं, अभी कितना और बढ़ाओगे, अभी कितनी भलाई और करोगे, लोग तो बोलेंगे ना। ये कैसी, अब आप अभी इस टाइम पे 7.5 रुपए बढ़ गए, उसको भलाई तो नहीं कहोगे ना आप, या कहेंगे? नहीं सुचरिता जी, देखिए आप इसको ना थोड़ा सा गहराई से देखिए। सबसे पहले सरकार ने अपने ऊपर लिया 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की, और इसी तरह से हमने 10 रुपए 15 रुपए हमने 2022 में 21 मई 2022 को किया था, उस तरह भी रेट कम हुए थे। तो सरकार जहां तक हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता के ऊपर किसी तरह का वजन ना हो, कहीं किसी तरह का ना हो, और हमने समय समय पर रेट कम किए हैं, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन क्या है, आप देखेंगे त्राहिमाम मचा हुआ विश्व में, अगर आपके सामने में आंकड़े प्रस्तुत कर दूं तो विकसित देश क्या, विकासशील देश क्या, कोई देश अछूता नहीं है। एक देश का नाम बता दो मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई बता दे। और कांग्रेस के तो कथनी और करनी में फर्क है। क्या फर्क है? इनके तेलंगाना में देखिए, केरला में देख लो, अभी इनकी सरकार आ गई है। कर्नाटका में देख लीजिए 30% 35% जिन्होंने वैट लगा रखा है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, मैं आपने जो बात बोली है, मैं उम्मीद कर रही हूँ फराज जी के ऊपर ये आवाज जा रही है। फराज जी के बाद निगत जी, मैं अच्छा पहले मैं निगत जी के पास चली जाती हूँ क्योंकि आपने डायरेक्ट सवाल पूछा। फराज जी इसके बाद आ रही है, तुरंत आ रही है उसके बाद। निगत जी वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा, मैं जरा एक फैक्ट बता रही हूँ अपने दर्शकों को भी, सबसे ज्यादा जो वैट है वो तेलंगाना में है 35%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 31%, और उसके बाद केरल 30%। सुचेरिता जी, नहीं ये सिर्फ फैक्ट है मैम, आप इसको इंटरजेक्ट करिए। वो कह रहा है कि ये लोग तो वैट भी नहीं कम करते, हम तो, हमें पता है एक वैश्विक परिस्थिति है, हम कम से कम वैट तो कम कर रहे हैं। बताइए। पहली बात तो सुचेरिता जी, देश में जो चूल्हा है ना गरीब का, वो ठंडा पड़ रहा है, और देश की सरकार का जो टैक्स है वो गर्म हो रहा है, और ये तंदूरी रोटियां सेक रही है। कहां वैट की बात करें, अभी कलकत्ता में चुनाव हुए, अब बंगाल में चुनाव हुए थे ना, कलकत्ता में सबसे ज्यादा पेट्रोल का दाम इन्होंने बढ़ाया, और ये यहाँ झूठ बोल रहे हैं खुला कि तेल कंपनियां घाटे में चल रही। कैसे? जनवरी से मार्च तक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्होंने 19,470 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है, और पूरे साल की बात करें तो 77,000 करोड़ मुनाफा ऑयल कंपनियों ने कमाया है, भारतीय जनता पार्टी। और ये मुनाफा ले रही है जो कंपनियां, जो तेल की कंपनियां, ये कंपनी बन चुकी है जो देश की जनता से पैसा लूट रही है, खसोट रही है और अपने खजाने गर्म कर रही है। ये झूठ बोलते हैं, महंगाई पर महंगाई बढ़ती जा रही है। और बताइए ना प्राइस हाइक, सैलरी का बताइए, जो ये प्राइस हाइक कर रहे हैं रोज पेट्रोल डीजल पर, सैलरी बताइए ना। 25% जो सब्जियों पे दाम बढ़ रहे हैं, 25% सालाना सैलरी बढ़ रही है जनता की एमएनसीज में, 3 से 5% घिस कर सैलरी बढ़ती है। युवा बेरोजगार खड़ा है, वही मैं कह रही थी कि 67% जो बेरोजगारी है वो युवा ग्रेजुएटेड है, वो हाथ में डिग्री लेकर खड़ा है, माथे पे निराशा लेके खड़ा है, लेकिन सरकार को वैट और ये राजनीति याद आ रही है। अरे कहां स्टेट में जाएंगे आप? बताइए ना कि पिछले 10 दिनों में, और चुनाव के बाद ही क्यों आपने पिछले 10 दिनों में आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आपका ठीक हुआ और आपने प्राइस बढ़ाना जरूरी समझ लिया? आपने तब क्यों चिंता नहीं जताई थी जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे ना सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो? आपने चिंता क्यों नहीं जताई थी चुनाव के समय? तब आपके हेलीकॉप्टर चौपर चल रहे थे, गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अरे देश के प्रधानमंत्री खुद इतने झूठे हैं, मूर्ख बना रहे हो क्या जनता को? मूर्ख बना रहे हो कि एक दिन कहते हो कि गोल्ड कम खरीदो, पेट्रोल कम करो, अगले ही दिन जाकर गुजरात में बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, हाथ हिलाते हुए दिखते हैं देश के प्रधानमंत्री। अरे युवा को क्या बताओगे आप? युवाओं की बात करो ना, जहां जो डॉक्टर युवा 36 घंटे काम करते हैं वो, और सेफ्टी नहीं है। महिला सुरक्षा में बंटा धार है देश का आज, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। 2 4 साल की बच्चियों का रेप करके टांग देते, और ये बताएंगे हमें, ज्ञान देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुचेरिता जी बुरा मत मानिएगा, हर प्रवक्ता की बहुत इज्जत है, पर प्राइम टाइम से इनके जो नंबर 1 5 स्टार वाले प्रवक्ता बनकर बैठते हैं, आज बैठना क्यों बंद हो गया पेट्रोल डीजल के दाम पर? बढ़ते दाम पर 4 दिन पहले तक मुझे किसी और चैनल पर खुद बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, अरे देखिए सरकार ने तो टैक्स नहीं जवाब लेना। ऑयल $100 से $96 आया। पेट्रोल के दाम की जो आग है वो आप प्रवक्ताओं तक ले आई हैं निगत जी। अब आप उसमें प्रवक्ताओं को जलाने के लिए मत आइए, अब इसको डिबेट के रहने दीजिए। लाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, आ ही नहीं रहे ये। अच्छा ठीक है, विजय जी तो आए, उनको जवाब दीजिए। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूं। $100 से 96 हो गया था। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, इसलिए प्रवक्ता भाग रहे डिबेट से। बोलिए ना प्लीज, एक और कविता है क्या आज फिर से?
जी देखिए सुचरिता जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग सरकार के दुश्मन नहीं हैं और न तो इस संकट में हम कोई आपदा में अवसर ढूंढ के राजनीति करना चाहते हैं। हमारी चिंता सिर्फ इस बात की है कि पूरा अप्रैल और मई अपने आप को झोंक दिया आपने 5 राज्यों के चुनाव में। जब 10 मई आ गई तब आपकी चिंता बढ़ गई और तब आपने एक माहौल बनाया कि भाई सोना मत खरीदो, डीजल गैस का कम इस्तेमाल करो, और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग तो मेट्रो में चल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो है कैसे तरक्की कर रही है सरकार तो देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ते हुई रफ्तार तो देखिए, पेट्रोल डीजल पर नया समाचार आ गया वो भी देखिए, और जनता के बुरे हाल कैसे आ गए वो भी देखिए। आपको देखना होगा कि हाँ, 140 करोड़ देशवासी जिसको आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, आज वो बेचारा जब देखता है कि हमारा रुपया लुढ़कते 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 लुढ़क के किनारे चला गया है तो उसे दुख होता है, उसकी बेचैनी बढ़ती है। आजकल गाड़ियों की इज्जत भी कम हो गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो आपको ये सब देखना होगा, आप इसे बच के भाग नहीं सकते। यहाँ जुमलेबाजी नहीं चलेगी क्योंकि आपने हमें सपना दिखाया था कि हम हर देशवासियों को अच्छे दिन का एक सपना दिखाए हैं। तो जब सपना नहीं देखा, जब हमारा सपना टूटा है तो हमें तकलीफ हुई है। सपना जब टूटता है तो तकलीफ होती है, वही तकलीफ हमें हुई है। आप हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाइए, हम लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए नारे लगाएंगे कि अब की बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, फराज जी के पास अब मैं उम्मीद कर रही हूँ उनको मेरी आवाज आ रही है, मेरी कोशिश जारी है। फराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुचरिता जी, आपका मैंने सवाल सुन लिया था और आपने बोला था कि यूएस में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगभग 44% से बढ़ रहे हैं जी, और हमने 7-8 रुपए अभी तक बढ़ाए हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप सुचरिता जी, बैंग ऑन। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि 7 रुपए नहीं 200 रुपए बढ़ा दें, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी यूएस के बराबर कर दें। अच्छा, मलेशिया से आपने कंपैरिजन किया सुचरिता जी, पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए नहीं 70 रुपए बढ़ा दें, मलेशिया के बराबर हमारी पर कैपिटा इनकम कर दें। आपको पता है सुचरिता जी कि एक आम इंसान यूएस में अपनी कुल आय का 2% से भी कम फ्यूल में खर्च करता है और भारत में यह लगभग 20% के आसपास है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी कमाई और कंट्रीज के कंपैरिजन में यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में सुचरिता जी बहुत कम है। दूसरी बात, अभी बात ये हो रही थी कि ऑयल कंपनीज जो है वो बहुत घाटे में जा रही हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर तो आपने पढ़ी ली होगी। आपके दर्शकों को मैं बता दूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। इसके हिसाब से 4th क्वार्टर में जो ऑयल कंपनीज हैं उनको पिछले साल की तुलना से लगभग 130% ज्यादा मुनाफा हुआ है सुचरिता जी, 130% ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में सुचरिता जी जो इनको फायदा हुआ था उससे 130 ज्यादा हुआ है। दूसरी बात, जनवरी और मार्च के महीने में 19,470 करोड़ का नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। ये इस क्या नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का आपने स्टेटमेंट सुनाया, हमारे भाई हर्षवर्धन जी भी बोल रहे थे, सुरजीत भल्ला जी का आर्टिकल पढ़ा था आप लोग ने इंडियन एक्सप्रेस में, जो उन्होंने अभी लिखा है 21 मई 2026 को, अभी मुश्किल से 3 दिन पहले। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुरजीत भल्ला जी क्या बोल रहे हैं। सुरजीत भल्ला जी ये लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि भारत दुनिया की अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और जीडीपी ग्रोथ लगभग 6% में है, तो फिर तकलीफ क्या है? लेकिन आगे वो लिखते हैं कि पर कैपिटा अगर आप डॉलर्स के टर्म में बात करिएगा तो भारत 16वें स्थान पर है और बांग्लादेश पहले स्थान पर है सुचरिता जी। ये भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करती है, ये जो दिखावे की पॉलिटिक्स करती है, इससे हम इस देश की जनता को सावधान करना चाहते हैं सुचरिता जी। आने वाले समय में क्या ये दाम और बढ़ेंगे? सुचरिता जी देखिए, सुनिए, किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो तर्कनी कुतर्क था। आप मुझे बताइए, ऐसे हालात 80 दिन से पहले थे क्या जो इन्होंने मुनाफा करवाने वाली? एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी जानता है कि जहां इतना महंगा पेट्रोल और डीजल हमें क्रूड ऑयल मिल रहा है, उस पर कैसे कंपनियां प्रॉफिट कमा सकती हैं?
तो चलो मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ। अब मैं बताता हूँ, अभी आप बताइए सरकार का भी कैसी बात कर रहे हैं भाई ये? 78 दिन का हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। और 1 मिनट रुके भैया, 1 मिनट, और 80 लाख टन हमारे पास फर्टिलाइजर है, जबकि हमारे को जूट कितनी है, 78 लाख टन की। ये सरकार की दूरदर्शिता है। मैं आपको बता दूं 2014 में कितना फॉरेन रिजर्व था। अभी हमारी सरकार ने बात की ना 3F की, हाँ, फॉरेन रिजर्व, फ्यूल और फर्टिलाइजर। तो हमने ध्यान देना है, तो तीनों पे हम काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, फर्टिलाइजर आज भी रेट वही बने हुए हैं, उपलब्धता हम सुगम बना रहे हैं। इसी तरह से फॉरेन रिजर्व विश्व में 4थे नंबर पर हम हैं, जिस देश के पास इतना फॉरेन रिजर्व है। ये बात है, आज हम विकास दर में सबसे अग्रणी है, 6% से ज्यादा हमारी विकास दर है। तो भाई आप मुझे बताइए, आपको मिर्ची, आप 5 फ्रजाइल में छोड़ के गए थे देश को, आज हम चमकती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। तो इसका भी जवाब, लेकिन क्या इन्हें विरोध के लिए विरोध करना है? नहीं, विजय जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देश हित की बात देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने जो उपलब्धियां गिनाई, उनको लेकर आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, वो सही है, अपनी जगह है। लेकिन एक बार हर्षवर्धन जी को लाइए स्क्रीन पर। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं एक चीज ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं फिर से सवाल दोहराऊंगी। अभी महंगाई 7.5 रुपए के करीब बढ़ाया है, और मैं फिर कहूंगी कि आम जनता जो है वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एक समर्थन दिखा रही है, क्योंकि वो समझ रहे हैं एक वैश्विक परिस्थिति है। ये मैं लोगों से बात करके भाप पा रही हूं। लेकिन इसी के साथ ये समर्थन कब तक रहेगा सर? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी जो इतना नुकसान है, दाम फिर से बढ़ाए जाएंगे, लोगों को लग रहा है फिर से कब बढ़ जाए पता नहीं है। देखिए सुचेता जी, अगर इस तरह से देखेंगे तो निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं पिछले कुछ समय। लेकिन मैं बड़ी स्पष्टता से ये बात कह रहा हूं कि सरकार ने इसका प्रबंधन अब तक बहुत अच्छे से किया है। कभी भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच देश में नहीं हुआ। ये छोटी बात नहीं है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, आपके पास जो एनर्जी के प्रोडक्ट हैं वो आपके पास आ रहे हैं, महंगे आ रहे हैं। सरकार रशिया से लेकर वेनेजुएला तक सबसे तेल खरीद रही, और ये छोटी बात नहीं कि इसका मैनेजमेंट हुआ। लेकिन जब 7.5 रुपए की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर लोगों के ऊपर दूसरी चीजों के जरिए आएगा। धुलाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, उससे जुड़ी सारी चीजें महंगी होंगी। यहां तक कि जो बाहर से सामान आता है, फिर वो मटेरियल किसी भी तरह का, वो सब महंगा होना शुरू होगा। अब सरकार के पास एक विकल्प ये है कि सरकार उसको अगले 2 से 3 महीने का एक आउटलुक तय करे, और उतने समय के लिए वो खुद वहन करे, वो तेल कंपनियों को वहन करने के लिए करे। एक यहाँ जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते की गुंजाइश बन रही है, और दोनों को पता है कि तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि सरकार तेल कंपनियों को कीमत बढ़ाने से अब रोके और एक प्रॉपर असेसमेंट करे कि आपका लेकिन इतना हर्षवर्धन जी, मुनाफा देखिए हुआ। निगत जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके नेता ये कहते हैं अब तो 1 साल भी नहीं चलेगी ये सरकार, 1 साल में गिर जाएगी सरकार। अब देखिए मतलब सुचेता जी ऊट पटांग बातों पर अब क्या जवाब दे? मैं या तो कोई बताए ना, या तो कुछ कोई बताए कि क्यों गिर जाए। जवाब दे रही हूँ। अगर कोई यूं ही इस तरह से बोल रहा है तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब है क्या? नहीं, मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बनता। देखिए, उन्होंने किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात कही, एक अपनी सभा में बात कही, लेकिन उसको लेकर महंगाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। निगत जी बताइए भाई, 1 साल में गिर जाएगी सरकार, वो कह रहे हैं इस तरह के भ्रम क्यों फैलाने की कोशिश करते हैं? निगत जी नहीं, भ्रम का फैला रहे हैं। जनता इनके हिसाब से तो कहती आई है अब की बार मोदी सरकार, अब वही जनता जो कहती आई है अब की बार मोदी सरकार, वो कहेगी कि महंगाई का वार बस कर मोदी सरकार। युवा कहेगा नीट पेपर लीक भविष्य की हार बस कर मोदी सरकार। महिलाएं कहेंगी बेटियों पर अत्याचार बस कर मोदी सरकार। तो लगातार जनता अब कहेगी कि बस कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और ये जो झूठ बोल रहे हैं ना कि क्रूड ऑयल कब सस्ता हुआ, अरे 2020 में $20-30 क्रूड ऑयल सस्ता हो गया था। तब इनसे पूछिए क्या जनता को राहत दी थी? पेट्रोल डीजल सस्ता करा था, इनसे पूछिए सीएनजी सस्ती करी थी, इनसे पूछिए एलपीजी सस्ती करी थी, कुछ सस्ता नहीं करा था। तब तो ये खजाने भर रहे थे, मुनाफे उठा उठा कर ले लेते। 33 लाख करोड़ का टैक्स इन्होंने वसूला है देश की जनता से और अपने खजाने भरे, तब देते ना जनता को राहत। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोशिश ऐसी है कि जो वैश्विक परिस्थिति है, इसके संकट से हम सब मिलकर निकल सके, और उसके लिए सरकार को भी कोशिश करनी होगी और आम जनता का भी एक समर्थन बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।